नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे 20th लेक्चर में। इस प्लेलिस्ट में अब आपके लिए 20 लेक्चर तैयार हो गए हैं और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज हम हमारी सीरीज की पहली मूवी एनालिसिस लेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा विषय है जिसमें अच्छी अच्छी मूवीज़ की एनालिसिस से आप जितना सीख सकते हैं, कई बार उतना एक पूरे लेक्चर से नहीं सीख सकते हो। जैसा मैंने वादा किया था, आज हम लेंगे इंटरस्टेलर मूवी का एनालिसिस। तो ये हमारी श्रृंखला का पहला मूवी एनालिसिस है साइंस एंड टेक का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे मुझसे और डिमांड कर सकते हैं, मैं कुछ और साइंस मूवीज़ का एनालिसिस ले आऊँगा। और अगर आपको ये अप्रोच अच्छी नहीं लगे तो वैसा कमेंट थ्रेड में बता देना। तो ये हमारा पहला और आखिरी मूवी एनालिसिस होके इसको हम भैया गुड बाय कह देंगे। तो आइए दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी का एनालिसिस शुरू करते हैं। मुझे बताइए, आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी हो तो देख लेना, आप कुछ मिस कर रहे हो। अब ये है सिलेबस हमारा सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का। मैं आज जो कुछ पढ़ाऊंगा आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये भी मेरा वादा है आपको। और ये पूरा का पूरा पेपर 4 GS3 है और इसमें आप देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का वर्ड है जो मैंने यहाँ आपको अलग से दिखा दिया है। हमारे अनुभव का लाभ लेते चलें, हमें बहुत खुशी होगी। सेशंस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ ज़रूर करें। दोस्तों, 6 जुलाई से आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ रहे हैं SNT क्रैकर और क्रैकर कॉम्बो में। मैं आपका इंतज़ार करूँगा भैया, बिल्कुल निराश मत करना। थैंक यू सो मच। तो यह है आज का हमारा एजेंडा। पहले हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। तो ये जो इंटरस्टेलर मूवी थी, इसमें विज्ञान के कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो आपके सिलेबस से जुड़े हैं, है ना। हमारा काम है परीक्षा क्लियर करवाना, वो हम आपको करवाएंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। इसीलिए तो मूवी का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो जल्दी से बताओ भैया, अभी तक कितने लोगों ने मेरी सीरीज के पूरे 20 लेक्चर देख लिए और कितने लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देख ली है, ये भी बताओ। जैसा मैंने कहा, मूवी को तो आए कई साल हो गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई मूवी 10 साल पहले आई हो, 20 साल पहले आई हो, उससे ये मतलब थोड़ी कि आप आज एनालिसिस नहीं दे सकते। ये तो बच्चों वाली बात हुई। अब आप हमसे बोलेंगे सर शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी का एनालिसिस दो, तो क्या हम मना करेंगे आपको? नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व, उसके बाद देखेंगे व्हाट हैपेंड टू प्लैनेट अर्थ, इस मूवी में होता क्या है। अब ये सब विज्ञान से जुड़ी बातें हैं। फिर हम देखेंगे प्लैनेट अर्थ से एस्केप होने का क्या प्लान था। फाइनली इस मूवी समाप्त कैसे होती है और मानवता का भविष्य क्या बताया जाता है। अरे भैया, लेकिन एग्जाम से हम बच नहीं पाएंगे, भली मानवता बच जाए पृथ्वी से, हम आपको 3 सवाल और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे के ही जाएंगे। अरे सर इसमें भी? हाँ सर इसमें भी। तो कैन आई बिगिन? तो ये थी इंटरस्टेलर मूवी। इस हीरो का नाम बता दो हमें। प्यारे साथियों, मैं बहुत ज़्यादा कास्ट और कैरेक्टर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं विज्ञान की बात करूंगा, इसलिए मुझे उस फ्रंट पे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। इंटरस्टेलर मूवी एक बहुत ही शानदार मूवी थी जिसमें कल्पना को ऐसी उड़ान दी गई जो बहुत कम मूवीज़ में दे पाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन तो खैर इसके लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ और मूवीज़ के नाम बता दो। सबसे पहले मैं आपको 10 मिनट लगाकर कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना इस मूवी को समझ पाना असंभव है। और मज़े की बात कि ये कॉन्सेप्ट्स तो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम डायलेशन की। तो ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है? बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। टाइम डायलेशन का मतलब होता है समय का अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग गति से चलना। समय भी अलग अलग गति से चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का जो ढांचा है X, Y, Z, T, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट आपके स्पेस के हैं, 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेट आपका टाइम का है। चारों को मिला दो तो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बन जाता है। अब मैं और आप, हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, हमारा लिमिटेड यूनिवर्स, ये 3 आयामों का यूनिवर्स है। हमें केवल XYZ पता है, हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, हमें चौथी चीज तो कुछ पता ही नहीं है। एज अ फिजिकल डायमेंशन जो टाइम हमारी घड़ियों में दिया हुआ है, आजकल तो लोग क्या महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, मैं तो घड़ी नहीं पहनता हूं। मोबाइल फोन काफी है यार घड़ी के लिए, क्या हाथ में बोझ लेके घूमना। तो प्यारे साथियों, टाइम हम एक अलग डायमेंशन कैरी करते हैं साथ में, लेकिन हम उसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हमारे लिए टाइम लीनियरली चल रहा है। मैं पैदा हुआ और मैं मरा 70 की उम्र में, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि टाइम अलग अलग गति से चल सकता है। मेरे लिए 1 घंटे का मतलब है 1 घंटा। मैं 1 साल का था तब भी, 70 का हुआ तब भी। मेरे लिए 24 घंटों का मतलब है 24 घंटे। मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी, कॉलेज में पढ़ता था तब भी, कंपनी में काम करता था तब भी। हाँ, कंपनी में काम करते वक्त 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं, लगता समय क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है यार, इतना कूसट बॉस। लेकिन अगर आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं और आपकी गति तेज हो जाती है तो समय स्लो हो जाता है।
और अगर आप भयंकर स्पीड से चलेंगे कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट तो समय और स्लो चलने लगेगा, और अगर आप ब्लैक होल के पास पहुंच जाएंगे तो समय भयंकर स्लो चलेगा। किसके कंपैरिजन में स्लो चलेगा? जिसको आप पीछे पृथ्वी पे छोड़ के आए हैं। तो वो जितने समय में 10 साल और बूढ़ा हो जाएगा, आप शायद 1 या 2 या 3 घंटे ही बूढ़े होंगे। तो अगर आप ब्लैक होल में घूम घाम के आ गए आसपास से, अंदर जाके, अंदर गए तो बाहर आ ही नहीं पाएंगे, स्पेगेटिफिकेशन हो जाएगा। तो जब आप वापस पृथ्वी पर आओगे, जैसे इस फिल्म में कूपर वापस आता है तो उसकी बेटी 120 साल की हो जाती है, और कूपर तो वहीं का वहीं 45 से 50 साल का ही रहता है, 70 साल का अंतर आ जाता है। दिस इज टाइम डायलेशन। ये इस कॉन्सेप्ट, इस मूवी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये कॉन्सेप्ट झूठा नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी ने बताया कि टाइम डायलेशन का मतलब होता है किसी घड़ी का धीमे धीमे टिक टॉक करना as determined by an observer who is in relative motion with respect to that clock। अगर कोई दो ऑब्जर्वर अलग अलग होते हैं प्यारे दोस्तों, एन ऑब्जर्वर इन एन इनर्शियल नॉन एक्सिलरेटिंग मोशन, तो कोई एक ऑब्जर्वर वहां जमीन पे खड़ा है, आपको दिख रहा है ना, एक भाई साहब पैंट में अपने हाथ डाल के खड़े हैं, शांति से सोच रहे हैं कि ये भैया जो है रॉकेट इतनी तेज गति से चल रहा है, क्यों चल रहा है? तो रॉकेट में जब 1 सेकंड बीता तो ये भाई साहब के लिए 1.25 सेकंड या 1.67 सेकंड बीत चुके हैं, और वो टेंशन में सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको समझ में आ गया? वो नॉन एक्सीलरेटिंग मोशन में है और वो ये देख सकता है। जो दूसरा इनर्शियल ऑब्जर्वर है, हु इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, विल डिसएग्री, क्योंकि उसके लिए समय अलग गति से चल रहा है, और इसके लिए साइमल्टेनिटी का नोशन होना जरूरी होता है। प्यारे दोस्तों, यदि पहला ऑब्जर्वर का नोशन ऑफ साइमल्टेनिटी इज यूज, देन इट इज फाउंड दैट द सेकंड ऑब्जर्वर्स क्लॉक रन्स स्लोवर, और इसके फॉर्मूले वगैरह सब सेट हैं, और इसमें लाइट की स्पीड इस फॉर्मूले में काम आती है। इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स में भी नहीं जाना है आपको, सिर्फ इतना समझ लो कि इसके भी फॉर्मूले हैं, और आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि समय किस गति से तेज या स्लो चलेगा। दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि एक रॉकेट बहुत तेजी से जा रहा है, वेलोसिटी है v, जमीन पे घड़ी रखी है, पृथ्वी पे वेलोसिटी है 0, उसमें समय तेज चल रहा है। रॉकेट में जो घड़ी चल रही है उसमें समय स्लो चल रहा है। तो ये रॉकेट में बैठा आदमी लौट के अगर अर्थ पे आ गया तो वहां बैठा उसका ट्विन जो है, उसका जो जुड़वा भाई या जुड़वा बहन होगी, वो पहले से ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। तो दो जुड़वा हैं, एक जमीन पर रह गया और एक घड़ी साथ में लेके ऊपर चला गया। कई सालों बाद लौट कर आएगा तो उसको पता चलेगा दूसरा बहुत बूढ़ा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये होता है टाइम डायलेशन, और ये टाइम डायलेशन जो है ये पूरी तरह से प्रूवन है विज्ञान में। और एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेविटी और टाइम डायलेशन एक ही चीज होते हैं, स्पेस टाइम कर्वेचर नियर अ मैसिव बॉडी का परिणाम होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नई चिड़िया है? ग्रेविटी होती क्या है? हम नॉर्मली बोलते हैं कि न्यूटन ने देखा एप्पल नीचे गिरा, वो ग्रेविटी थी, तो एक फोर्स था जो खींच रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि ऐसा कोई अलग से फोर्स नहीं है, स्पेस टाइम का जो पूरा फैब्रिक है यूनिवर्स का, उसमें कोई भारी बॉडी होती है तो वो उसको कर्व कर देती है, उसको मोड़ देती है, और वो दूसरी बॉडी जिस हिसाब से उस कर्वेचर पे चलती है उसको वो जो अनुभव करती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी इज एन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ बॉडी। जितनी ज्यादा मैसिव बॉडी होगी उतना इंटेंस ग्रेविटी। अब ब्लैक होल से ज्यादा मैसिव पॉइंट पे तो कुछ हो नहीं सकता, तो वहां ग्रेविटी उतनी ही मैसिव होती है, तो समय उतना ही स्लो हो जाता है। आ गया समझ में? इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि दिमाग गोल गोल घूमने लगेगा, और ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स वो अजीबो गरीब ढांचे हैं जो एक्चुअली हैं, ये भी कपोल कल्पना नहीं है। ये इंटरस्टेलर मूवी का गैगनटुआ ब्लैक होल था। तो ये जो गैगनटुआ ब्लैक होल था उसमें आप देख रहे हैं वो एंड्योरेंस की शिप चल रही है गोल 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 गोल। ये शिप ऐसी गोल 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 क्यों थी? ताकि इसके घूमने से आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनी रहे। लॉन्ग स्पेस ट्रेवल में, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल में सारी मशीनें ऐसी बनेंगी, इलॉन मस्क आज नहीं तो कल बना देगा ऐसी कोई। अब ये ब्लैक होल इसमें दिखाया गया था मूवी में गैगनटुआ, इसमें ये सारा का सारा अंदर मास खींच रहा है। ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? आप एक बेसिक बात समझ लो, मैंने आपको पहले क्या बताया था, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज बनाने का केवल एक तरीका है प्रकृति के पास, ग्रेविटेशनल कोलैप्स। बड़े बड़े बादल जब कोलैप्स हो जाते हैं तो उनमें से चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, सितारे बनते हैं। ये सितारे जब अपना पूरा फ्यूजन का फ्यूल खत्म कर देते हैं तो अपने आप पे गिर जाते हैं। जब वो खुद के ऊपर गिरते हैं तो विस्फोट हो जाता है, और फाइनली अलग 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 प्रकार के विस्फोटों में से एक होता है ब्लैक होल।
सारे स्टार ब्लैक होल नहीं बनाते मरने पे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मास के स्टार्स ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। बाकी के न्यूट्रॉन स्टार बन के रह जाएंगे या व्हाइट ड्वार्फ्स बन के रह जाएंगे। समझ में आ गया? हमारा जो सूर्य है जब ये आज से 5, 6, 7, 8 करोड़ 700 करोड़ साल बाद मरेगा तो ये ब्लैक होल में नहीं जा पाएगा, उसके पास इतना मास नहीं है। तो ब्लैक होल्स होते क्या हैं? ब्लैक होल्स बेसिकली स्पेस में वो बिंदु होते हैं, वो बॉडीज होती हैं जो इतना भयंकर कोलैप्स हो चुकी हैं, इतना मास अपने आप पे गिर गया है कि वहां ग्रेविटी इनफाइनाइट हो गई है। अब अगर ग्रेविटी नियरली इनफाइनाइट है मतलब स्पेस टाइम का कर्वेचर बहुत भयंकर है। तो ग्रेविटी एज अ फोर्स को आप ये समझ लीजिए स्पेस टाइम का कर्वेचर। ग्रेविटी कम है मतलब स्पेस टाइम कम कर्व्ड है, ग्रेविटी बहुत भयंकर है मतलब स्पेस टाइम बहुत कर्व्ड है। तो ब्लैक होल वो है जिसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट है। अब अगर ग्रेविटी इनफाइनाइट होगी तो फोटॉन्स भी बच के नहीं भाग पाएंगे, तो लाइट बाहर ही नहीं आ सकती। तो जिस चीज से लाइट ही बाहर नहीं आएगी वो चीज क्या आपको दिख सकती है? ये कोट काला इसलिए है क्योंकि लाइट टकरा के अंदर जा रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है बाहर, इससे सब एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए रंग काला है। ये शर्ट सफेद इसलिए है क्योंकि सारे इसके जो हैं विजिबल लाइट के कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये सफेद दिख रहा है। ब्लैक होल से कुछ बाहर आता ही नहीं है, इसलिए वो काला है और इसकी ग्रेविटी भयंकर मजबूत हो जाती है। अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल्स हो सकते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल एटॉमिक साइज के होते हैं, जब ब्रह्मांड बना तब ये बन गए थे, लेकिन सितारों के आकार के ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। और सबसे भयंकर ब्लैक होल जो हर गैलेक्सी के सेंटर में बैठे होते हैं वो सुपर मैसिव होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल बैठा हुआ है। अगर कोई ब्लैक होल हमारे आज के सूर्य को रिप्लेस कर देगा तो पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, वो ब्लैक होल अपनी जगह रहेगा, पृथ्वी उसके आसपास रिवॉल्व करती रहेगी। लेकिन ब्लैक होल के जब करीब जाते जाते हैं तो सारा मास वो खींच के अंदर डाल लेता है। अब क्या होता है, मान लो मैं ब्लैक होल में कूद गया तो मेरे सिर के बल कूदा, तो सिर पे जो ग्रेविटी लग रही है वो बहुत भयंकर है। पांव पे जो ग्रेविटी लगेगी वो रिलेटिवली कम होगी, तो ब्लैक होल क्या करेगा, मुझे खींच देगा। तो कोई भी चीज अंदर गई तो वो एक नूडल की तरह खिंच जाएगी, स्पेगेटी, इसको कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। तो ब्लैक होल से जिंदा बाहर आना संभव नहीं है। इंटरस्टेलर मूवी में ये कल्पना की उड़ान थी कि वो ब्लैक होल में चला गया। ब्लैक होल एक्चुअली टेज़रेक्ट था, उस टेज़रेक्ट को किसी हायर डायमेंशन बीइंग्स ने बनाया था और वो चाहते थे कि उसके अंदर की क्वांटम इंफॉर्मेशन वो पृथ्वी पर अपनी बेटी मर्फ को ट्रांसमिट करता चले, और वो सब कर देता है। फिर वो हायर बीइंग्स टेज़रेक्ट को क्लोज कर देते हैं और कूपर को निकाल के छोड़ देते हैं वर्म होल से वापस, और वो सैटर्न के अपने नए घर में चला जाता है। ये सारी कल्पना है, लेकिन बड़ी खूबसूरत कल्पना है। बट ब्लैक होल में आप जाओगे तो जिंदा बाहर नहीं आओगे, इस बात की गारंटी है। कोशिश मत करना बेटा, नहीं तो फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, वो सारी मेहनत तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तो ब्लैक होल इस तरह से काम करता है। अब ये जो पहला चित्र लिया गया था ब्लैक होल का कुछ सालों पहले, बहुत इसके ऊपर वीडियोस बने, ये बेसिकली उसके आसपास घुस रही लाइट का जो रेडिएशन है उसका चित्र है। ब्लैक होल का तो चित्र हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो ब्लैक होल कैसे होता। तो ये हमने यहां समझा दिया। और जो इंटरस्टेलर में ब्लैक होल दिखाया था वो था गार्गंटुआ। आ गया क्लियर? स्पेस टाइम एंड कर्वेचर। अब ग्रेविटी बेसिकली क्या है, आप सिंपल फंडा समझ लो। ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी है स्पेस टाइम का कर्वेचर। जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को कर्व कर देगी, तो लाइट को उतना घूम के जाना पड़ेगा, किसी भी बॉडी को उस हिसाब से मूव करना पड़ेगा। इसी को जो आप एक्सपीरियंस करोगे उसको आप ग्रेविटी बोलने लगते हो। आपको बात समझ में आ गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फंडामेंटली अपनी रिलेटिविटी की थ्योरीज में यह समझाया कि एक्स वाई जेड वाला स्पेस और टी वाला टाइम, ये एक्चुअली चारों मिलाकर एक डायमेंशन बन सकते हैं, एक्स वाई जेड टी, यानी कि स्पेस टाइम। मैंने इससे जुड़ा कंटेंट दे दिया है, इसको आराम से पढ़िएगा। जॉन व्हीलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली सरल भाषा में, जिससे आपको स्पेस टाइम समझने में मदद होगी। स्पेस टाइम मास को पकड़ के रखता है, उसको बताता है कि तू कैसे चलेगा, और मास स्पेस टाइम को पकड़ के रखता है, उसको बताता है कि तू कैसे कर्व होगा। स्पेस टाइम ग्रिप्स मास टेलिंग इट हाउ टू मूव, मास ग्रिप्स स्पेस टाइम टेलिंग इट हाउ टू कर्व। और ये जो अनुभव है उसको ग्रेविटी कहते हैं। आ गया समझ में? ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। अब जो सबसे बड़ी चीज इस मूवी में यूज की गई कि वो जो कूपर रहता है, जोसेफ कूपर जो भी उसका नाम था, वो पूरा ब्लैक होल का सब घूम घाम के वापस आता है, तो उसकी बेटी 120 साल की हो गई है और वो उसी वक्त जवान का जवान ही रह गया, क्योंकि उसको तो जाके 1 या 2 साल ही हुए हैं। और ये जो टाइम डायलेशन हुआ, ये आप इस इंफोग्राफिक में सामने देख रहे हैं, इस जिफ में। अगर आप फोटोन के ट्रैवल टाइम को देखोगे तो ब्लैक होल से वापस आते समय
प्रैक्टिकली आपको यह पता चलेगा कि समय बहुत स्लो बीतता है और इसलिए जो पृथ्वी पर रह गए वो बूढ़े हो गए और जो वापस आए वो जवान के जवान ही रह गए। ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन का मतलब ये होता है कि क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत भयंकर होती है तो ब्लैक होल अपने स्पेस टाइम को इतना कर्व कर देता है कि वहां कोई जाएगा तो उसकी घड़ी का टाइम इतना स्लो बीतेगा कंपेयर्ड टू दोज हु वर लेफ्ट बिहाइंड ऑन अर्थ। तो टाइम सेट करके निकले थे वो लोग 10 20 30 साल निकल जाएंगे तब यहां मुश्किल से उसका 1 2 3 4 घंटे बीते होंगे और इसके भी फिजिक्स में कैलकुलेशन अवेलेबल है। आपको बात समझ में आ गई? टाइम इंडीड स्लोस अराउंड अ ब्लैक होल अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग द लीजेंडरी साइंटिस्ट। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत भयंकर होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर आएगा, इवेंट होराइजन का मतलब है कि वो आखिरी बिंदु जहां थोड़ी रोशनी दिखाई देती है उसके बाद फोटोन भी पकड़ लिए जाते हैं। तो जैसे ही कोई इवेंट होराइजन के पास आएगा तो वो एकदम स्लो होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि टाइम डायलेशन हो चुका है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। साथियों 30 मिनट में समझाना है इसलिए मैं सबसे मुख्य आइडिया समझा रहा हूं, नहीं तो फिर ये बहुत भयंकर टेक्निकल हो जाएगा। आप इस मुख्य बातों को समझ लें तो आपका काम वैसे हो जाना चाहिए। अब आते हैं एक फिक्शन पर। अभी तक सब कुछ सत्य था, अब आ रही है कल्पना। कल्पना है वर्म होल। वर्म होल ये कहता है कि भाई अगर आपको इस पूरे स्पेस में कहीं जाना है तो क्या प्रॉब्लम होती है? ये जो स्पेस है ये इतनी बड़ी जगह है। मान लो ये पूरा का पूरा स्पेस है, आप पृथ्वी से निकले और आपको प्लेनेट तक जाना है, प्लूटो तक। अब ये इतना दूर है कि आपको जाने कितने साल लग जाएंगे। अगर हम किसी तरह इसको यूं कर्व कर पाते और सीधे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते तो एक झटके में 1 मिनट में आप अर्थ से प्लूटो पे आ जाते। इन दो पॉइंट्स को स्पेस में ज्वाइन करने वाला फिक्शनल ढांचा कहलाता है वर्म होल। ऐसे कोई ढांचे आज तक फिजिकली ना बनाए गए हैं ना ढूंढे गए हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि शायद ये हो सकते, किसी को पता नहीं है। वर्म होल का ओरिजिनल आइडिया फिजिक्स की उन इक्वेशन से आया था जो अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने किया था, इसलिए इसको रोजन आइंस्टाइन ब्रिज भी कहते हैं। इन दोनों ने यह डिस्कवर किया था फिजिक्स की इक्वेशन में कि ब्लैक होल का सरफेस शायद से एक ब्रिज हो सकता है जो स्पेस के बहुत अलग अलग क्षेत्रों को ज्वाइन करे। तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप पृथ्वी से निकले, थोड़ा आगे गए, अगर कोई वर्म होल मिलता है उसमें एंटर करोगे तो बिल्कुल दूसरी गैलेक्सी में निकलोगे या कहीं और निकलोगे जो अदरवाइज आपको करोड़ों साल लगेंगे। तो आपने कर्वेचर को बेंड कर दिया और सीधे कनेक्ट कर दिया। ये फिक्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इस मूवी में वर्म होल किसी हायर डायमेंशन बीइंग ने सैटर्न के पास लाके रख दिया था। यह वैज्ञानिकों को पता चला जब पृथ्वी मर रही थी, तो उन्होंने पूरी शिप बनाई और अपने साइंटिस्टों को भेजा उस वर्म होल में कि जाके देखो दूसरी तरफ निकलता कहां है। और फिर उनको समझ में आ गया था कि दूसरी तरफ कुछ प्लैनेट्स थे, वहां एक ब्लैक होल था और ये वहां पे ह्यूमैनिटी को आगे फैला सकते थे क्योंकि पृथ्वी तो मर रही थी। तो ह्यूमन स्पीसीज जिंदा बच जाए इसलिए किसी और ने वहां वर्म होल लाके रख दिया था और इंसानों ने उसको आइडेंटिफाई किया, वर्म होल तक गए और दूसरे प्लैनेट्स पे चले गए। अब वो ह्यूमन एंगल उसमें अलग था, इस वजह से कूपर वापस आ जाता है। द जर्नी might be as if you are going down the drain of the bathtub and coming out into another tub on the other side। और वर्म होल्स अभी तक इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाए हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम लेवल पे तो वर्म होल हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्म होल बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस दिशा में भी काफी काम हो रहा है। इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। आज तक ये बन नहीं पाए हैं, लेकिन जिस दिन बन जाएंगे उस दिन ये एक बिल्कुल नई दुनिया क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से स्पेस टाइम भी पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा एक से दूसरे पॉइंट पर। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत अच्छी अच्छी मूवी जैसे कॉन्टैक्ट भी बनी थी। अब ये वो एंड्योरेंस की शिप है जो गोल गोल घूमती है ताकि ग्रेविटी क्रिएट हो सके। पैनस्पर्मिया अगला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में काम आएंगे। पैनस्पर्मिया एक थ्योरी है। आपको याद है इंटरस्टेलर मूवी में एक पूरा लैब बनाया हुआ था पृथ्वी पे नासा ने, नासा की वो छुपी हुई फैसिलिटी थी क्योंकि बाकी जगह तो साइंस को बंद कर दिया गया था। ये मूवी 2050-60 में बनी है जब पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग ने दूसरी प्रॉब्लम्स ने सारी फसलों को खत्म कर दिया है। खाने का कुछ बचा ही नहीं है, सब फसलें खत्म, ओकरा भी खत्म, अब सिर्फ भुट्टा बचा है, कौन बचा है और उसी से सब लोग खा रहे हैं, उसी पे जिंदा, और वो भी कभी भी ब्लाइट की वजह से खत्म होगा। ब्लाइट है ना बीमारी। तो ऐसे में विज्ञान को खत्म कर दिया गया क्योंकि उस वक्त के लोग ये सोच रहे हैं 2050-60 के कि विज्ञान ने हमारी हालत खराब की। तो किताबों में सब लिख दिया गया है कि आदमी चांद पे कभी गया ही नहीं, वो तो सब झूठ था और हमें सिर्फ पृथ्वी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोग अगर विज्ञान करेंगे तो लोग एग्रीकल्चर नहीं करेंगे और लोग और 12 बजाएंगे दुनिया की, सो टू से इन क्रूड लैंग्वेज। इसलिए उस वक्त विज्ञान को खत्म कर दिया जाता है। वो आपने देखा होगा स्कूल के टीचर्स के साथ जब कूपर का कन्वर्सेशन होता है अपने बच्चों के लिए। अब कूपर तो नासा का बहुत बड़ा साइंटिस्ट और पायलट रहा है, तो उसको ये बहुत अजीब लगता है
लगता है कि दुनिया कितनी बदल गई। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आपने देखा होगा कि वो वहां पर नासा की उस हिडन फैसिलिटी में जाता है, कोऑर्डिनेट जो धूल से निकलकर उसको टाइम स्पेस से आते हैं, तो वहां उसको वैज्ञानिक बताते हैं ना, हमने ये अलग अलग स्पीसीज के सारे बेसिक जेनेटिक कोड इकट्ठे करके रख लिए हैं, तो जब हम दूसरे प्लैनेट्स पे कहीं जाएंगे तो हम इन सब स्पीसीज को वहां फैलाएंगे। पैंसपर्मिया। वैसे पैंसपर्मिया की थ्योरी ये कहती है कि जिंदगी जो है, जीवन के जो बेसिक ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं जीवन होता ही होगा, क्योंकि पृथ्वी पे भी तो आया ही ना सब तरफ से। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि जो पानी है पृथ्वी पे, जितना भी जल है H2O, ये पृथ्वी का तो है ही नहीं, ये तो लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट में करोड़ों सालों तक ऊपर से एस्टेरॉइड मीटेओराइट आते रहे पानी ले लेके, वो हमारे ओशंस बन गए। तो जब पानी जैसी बेसिक चीज ही बाहर से आई तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आ ही सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली पैंसपर्मिया। और इसमें दूसरी अलग अलग स्यूडो पैंसपर्मिया थ्योरीज भी होती हैं। और ये एक बड़ा शानदार रेडिट के ऊपर आपको ये मिलेगा, जो इंटरेस्टेड है उसको जूम इन करके देख लेना, अलग अलग टाइम कैसा किस किस का बीता इस मूवी में इसमें दिया है। हालांकि ये एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल नहीं होगा। आखिरी कॉन्सेप्ट है टेजरैक्ट। टेजरैक्ट क्या होता है? इट इज द 4 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ द क्यूब। अब क्यूब एक 3 डायमेंशनल एनालॉग है, आपके हमारे जिंदगी में क्यूब हो सकता है, टेजरैक्ट 4 डायमेंशन में होगा। तो क्यूब जैसे स्क्वायर का अगला डायमेंशन हमको 3D में दिखता है, उसी तरह टेजरैक्ट उसका अगला डायमेंशन होगा। जिस तरह क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं, उसी तरह टेजरैक्ट में 8 क्यूब्स होते हैं। तो 8 क्यूब्स को मिलके बना हुआ हाइपर सरफेस टेजरैक्ट कहलाता है। अब मैं आपको टेजरैक्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो जो गार्गंटुआ ब्लैक होल में ये कूपर फाइनली कूदता है अंदर अपनी शिप के साथ, अंदर उसको पूरा टेजरैक्ट मिलता है जो वो हायर बींग्स ने बनाया था, ताकि उससे कूपर पृथ्वी के साथ कांटेक्ट कर सके। और उसमें उसको वो क्वांटम इक्वेशंस का डेटा मिलता है जो पृथ्वी के वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ग्रेविटी की इक्वेशन। अब मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो ये मैंने आपको टेजरैक्ट बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसी में सारा समय लग गया हमारा। और ये जब वो ब्लैक होल में कूदता है तो उसको ये दिखता है ना अंदर, तो दिस इज द टेजरैक्ट, जिसमें पृथ्वी पर जो उसकी बेटी रहती है ना मर्फ, उसके रूम का, उसके बेडरूम का एक एक सेकंड का टाइम कैप्चर्ड है। तो वो आगे पीछे टाइम में मूव कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकल डायमेंशन बना दिया उन्होंने हायर बींग्स ने, क्योंकि वहां पे टाइम इज अ फिजिकल डायमेंशन। और वो आगे पीछे जाके, उसकी बेटी छोटी है तब उससे बात कर सकता है, बड़ी है तब बात कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और वहां से उसको ट्रिक पता चलती कि कैसे मैं मैसेज वापस भेजूं ताकि ग्रेविटी की इक्वेशन क्रैक हो, ताकि पृथ्वी से हजारों लोगों को बचा के बाहर निकाला जा सके। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों। तो प्लेनेट अर्थ में गड़बड़ क्या हो गई थी? गड़बड़ यह हो गई थी कि यह मूवी आज से 40 साल आगे की बनाई गई थी और उसमें बताया गया था कि पूरा एग्रीकल्चर पृथ्वी का ब्लाइट की वजह से खत्म हो गया है और आखिरी फसलें भी मरते जा रही हैं। तो ब्लाइट ही हमारा विलेन इसमें बताया गया था। और नासा ने चोरी छिपे पूरा का पूरा अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बना लिया था, एक अलग स्टेशन बनाया था, जिसमें वो रॉकेट से ह्यूमंस को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब नासा ये सब चोरी छिपे क्यों कर रहा था? क्योंकि उस वक्त सारे लोग साइंस के खिलाफ हो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि एक पैसे की भी फंडिंग ये नासा वालों की करनी है। तो नासा चोरी छिपे काम कर रहा था, समझ में आया आपको? और वो सारी फैसिलिटी हिडन रहती है। अब इस मूवी में फाइनली नासा उन कुछ लोगों को अपनी स्पेसशिप में भेजता है, क्योंकि उसको एक वर्म होल दिखाई देता है, ये ब्लाइट और ये सारी डस्ट स्टॉर्म जिन्होंने बर्बाद कर दिया था, और वो लोग उस वर्म होल में घुस के पृथ्वी के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर ब्रैंड। ये है प्रोफेसर ब्रैंड, डॉक्टर ब्रैंड। ये उनकी बेटी है डॉक्टर ब्रैंड, और ये है कूपर। ये शानदार पायलट रहता है जो हर प्रकार की शिप को गजब मैन्यूवरिंग कर सकता है। फिर ये स्पेस में निकल जाता है, डॉक्टर ब्रैंड जो लेडी है ये भी स्पेस में निकल जाती हैं, और ये इनके आसपास पूरी कहानी घूमती है। और ये जो डॉक्टर ब्रैंड है ये पृथ्वी पे ही रहता है, और इसे शुरू से पता रहता है कि ग्रेविटी की जो इक्वेशन इसने सॉल्व करने की कोशिश की है उसको सॉल्व कर पाना दरअसल पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली क्या कहानी है कि अगर पृथ्वी मर रही है और आपको पृथ्वी के हजारों इंसानों को बाहर निकालना है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको कम करना पड़ेगा। इस आदमी ने पूरी जिंदगी लगा दी और उसको पता चल गया कम नहीं हो सकता, लेकिन वो ये लोगों को बता नहीं सकता, लोग टूट जाएंगे। तो वो बोलता है मैं कम कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, मुझे सिर्फ कुछ क्वांटम डेटा चाहिए, मैं आज नहीं तो कल कर ही दूंगा, और तब तक तुम लोग जाओ और देख कर आओ। और हमारे पास 2 प्लान है। वी कैन सेव ह्यूमैनिटी, आइदर यू गो एंड यू पैंसपर्मिया द होल यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाओ। दूसरा, तुम लोग लौट के आ जाना और तब तक ये डेटा आ जाएगा, फिर हम हजारों इंसानों को ले जाएंगे और बाहर पूरी स्पेसशिप। आज हम क्यों नहीं ले जा सकते? उतनी एनर्जी नहीं इतनी बड़ी स्पेसशिप बनाने की, क्योंकि ग्रेविटी है। ये इक्वेशन क्रैक हो जाएगी
तो हम ग्रेविटी को चीट कर पाएंगे, तो हम हजारों लाखों इंसानों को ऊपर ले जाएंगे। जबकि डॉक्टर ब्रांड को पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल सकता किसी को भी, इंक्लूडिंग हिज ओन डॉटर, क्योंकि ये सब लोग फिर मेहनत करना छोड़ देंगे, उनकी उम्मीद ही टूट जाएगी। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो इस प्रकार से पृथ्वी मर रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से हुआ या जिससे भी हुआ, वो उन्होंने इतना क्लियरली नहीं बताया, उन्होंने हमारी इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया और इन्हें बाहर भेजने की तैयारी है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब ये एस्केप होने का प्लान ये रहता है कि भाई प्लान ए में ऐसा बताया है कि हम ग्रेविटी का जब कांस्टेंट कम कर देंगे तो हजारों लाखों को पृथ्वी से निकाल के तो पूरी ह्यूमैनिटी बच जाएगी। और डॉक्टर ब्रांड बोलता है सबको कि प्लान बी ये है कि तुम अभी तो निकलो एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में और ये 5000 फ्रोजन ह्यूमन एम्ब्रियोज वगैरह ले जाओ और दूसरे प्लैनेट्स पे जाके देखो तो सही और वहां बसो तो सही, और फिर देखते हैं कुछ करना है कि नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आया। जबकि वो ब्रांड को पूरे समय पता है कि एस्केपिंग इज नॉट पॉसिबल। अब इन्हें यह मालूम चला कि कुछ समय पहले एक इस तरह का वर्म होल यहां पर सैटर्न के सामने डाल दिया गया। ये मैंने कुछ अलग इमेज ली है, बट आप मान लीजिए कि यहां पे एक वर्म होल डाल दिया गया था, और वो वर्म होल यानी आप सीधे सीधे एक से दूसरे बिंदु पर जा सकते थे। पैरेलल में क्या हो रहा था कि ये जो बेटी थी इसकी कूपर की, मर्व, इसके बेडरूम में जो ये सामने बुक शेल्फ था यहां पर, उसमें बड़ी अजीब अजीब गतिविधियां हो रही थी। वो कभी हिलता था, कोई किताबें गिर जाती थी, और एक दिन तो डस्ट स्टॉर्म जब आया तो वो डस्ट अपने आप नीचे ऐसी सेटल हुई, और उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो इसमें उनको कोऑर्डिनेट्स मिले, और ये कोऑर्डिनेट जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के थे, ये दरअसल वो नासा की फैसिलिटी के थे। जैसे जैसे मूवी आगे जाती है हमको पता चलता है कि ये सारा किताबों का गिरना और ये डस्ट स्टॉर्म आना और ये सब होना, ये कूपर ही आगे स्पेस में जाके टाइम स्पेस में ब्लैक होल में टेज़रेक्ट में से मैसेजेस दे रहा था, क्योंकि उसमें तो टाइम एक फिजिकल डायमेंशन था। तो कूपर यहां भी था और कूपर वहां भी था, और हर सेकंड में उसकी बेटी की लाइफ वहां कैप्चर्ड ऑलरेडी थी, तो कूपर ही खुद को संदेश भेज रहा था, और कूपर ने ही ये कोऑर्डिनेट दिया था कि ये नासा के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मूवी समाप्त होते होते पता चलता है। तो इसमें काफी इमोशनल पूरा का पूरा ये था, और फाइनली कूपर जब वो टेज़रेक्ट के अंदर पहुंच जाता है तो वो उसमें अपने कंप्यूटर को भी ले जाता है और उसको बोलता रोबोट को कि तुमने जितना क्वांटम डेटा यहां पकड़ा है वो सब मोर्स कोड में, जो मोर्स कोड में आपको पता ही है डॉट्स एंड डैशेस होते हैं, तो वो मुझे ट्रांसलेट करके दो, और अगले कई सालों तक वो जो अपनी बेटी को घड़ी दे के जाता है, उस घड़ी में डॉट्स एंड डैशेस से क्वांटम डेटा भेजता है। उसकी बेटी को ये समझ में आ जाता है कि हमारे डैडी हमको धोखा देके नहीं भाग गए। अभी वो कई सालों तक उसकी बेटी उसका बेटा ये सोच रहे थे कि अवर फादर हैज डेजर्टेड अस, वो तो चले गए छोड़ के, हमको मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वहां से ये घड़ी में डेटा आता है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, फादर हैज नॉट डेजर्टेड अस। और ये काफी इमोशनली बनाई है क्रिस्टोफर नोलन ने, जो हमेशा इस तरह के इमोशनल मूवी नहीं बनाते हैं। इस बार उन्होंने बनाए तो लोग बहुत रोए भी हैं 3 घंटे की मूवी में, कि पिताजी जो हैं ऊपर से, बाबूजी ऊपर से मैसेज भेज रहे हैं क्वांटम पूरा के मोर्स कोड में, और उस पे से ये जो बेटी रहती है कूपर की, ये पूरी थ्योरी बना लेती ग्रेविटी को क्रैक करने की। और वो थ्योरी क्रैक होती बड़े बड़े जहाजों में हजारों इंसानों को लेके सैटर्न के पास बड़े बड़े स्टेशंस बना के ह्यूमंस बस्तियां बस जाती हैं, पृथ्वी पूरी तबाह हो जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटी बच जाती है। और उस स्टेशन का नाम रखा जाता है कूपर स्टेशन, उसकी बेटी के नाम पे, क्योंकि दुनिया को लगता है कि ग्रेविटी कांस्टेंट को कम करने का, पूरा क्रैक करने का काम उसकी बेटी ने किया है। और मरते समय वो जो डॉक्टर ब्रांड रहता है, वो ब्रांड उसकी बेटी को क्योंकि बेटी भी साइंटिस्ट बन चुकी होती तब तक नासा की, ये बोलते हुए मरता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको धोखा दिया, ग्रेविटी की इक्वेशन कभी क्रैक नहीं हो सकती। अब वो बात तो सच थी, लेकिन ये पिताजी जो टेज़रेक्ट के अंदर ब्लैक होल में घुस गए थे, उन्होंने वहां से सारा डेटा भेज के वो इक्वेशन क्रैक करवा दी। आया समझ में? तो ये एंड कैसे होता है? एंड ऐसा होता है कि जैसे ही पूरा डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो हायर बीइंग्स वो टेज़रेक्ट को क्लोज कर देते हैं और कूपर को निकाल के उस वर्म होल में फेंक देते हैं। तो कूपर वर्म होल से, अब वो बिना स्पेसशिप के, सिर्फ स्पेस सूट में, वर्म होल से निकल के सैटर्न के पास आ जाता है। वहां इंसानों की बस्ती बन चुकी है आसमान में उसके, और वहां रेंजर्स अपनी शिप्स में घूम रहे हैं। तो वो देखते हैं कि कोई आदमी है, तो वो उठा के ले आते हैं, और वो उस कॉलोनी में आके देखता है तो इंसानियत है, और वहां उसकी 120 साल की बेटी से मिलता है जो अपनी मृत्यु शैया पर है। और आखिरी के कुछ मोमेंट तो बहुत ही इमोशनल थे। तो ये आखिरी का मोमेंट है। इस बेटी को जब ये छोड़ के जाता है तो वो ऐसी रहती है, और वो ये घड़ी दे के जाता है जिससे फाइनली सब क्रैक होता है। और जब वो लौट के आता है तो वो ऐसा का ऐसा ही है,
और उसकी बेटी ऐसी हो गई है, टाइम डायलेशन, समझ में आया। तो आप जब स्पेसशिप में जाओगे तो घर वालों को बता के जाना कि जब आओगे तो तुम ऐसे रहोगे, तुम सब बुढ़े हो चुके होगे या मर चुके होंगे। और उसकी बेटी बोलती कि अब तुम जाओ क्योंकि तुम मेरे पिता हो और मैं मरने वाली हूं। किसी भी पिता को अपनी बेटी को मरते हुए देखना अच्छी बात नहीं है। तुम अब वापस से स्पेसशिप में बैठो और वर्म होल में घुस के वहां चले जाओ जहां डॉक्टर ब्रैंड की बेटी ने एक प्लेनेट के ऊपर अब पूरा का पूरा प्लेनेट बसाने की तैयारी की और वो वहां अकेली है। तुम जाओ और उसके साथ घर बसा लो। तो ये वहां जाके अपनी गृहस्थी बसाने की तैयारी वाया द वर्म होल कर लेता है। क्या बात है। अगर बॉलीवुड होता तो 2-3 खूबसूरत लव सॉन्ग्स भी आ जाते। तो ये थी इंटरस्टेलर की पूरी कहानी। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। एफर्ट अच्छा लगा हो तो कंट्रीब्यूट करते चलिएगा। क्वेश्चन 1, 2, 3 जरूर सॉल्व कीजिएगा। और आजकल तो इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स और ये सब सवाल एमसीक्यू में आए हैं प्रीलिम्स में। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है हैवी बॉडीज जो होती हैं स्पेस में वो लाइट को बेंड कर देती हैं। तो बेंड होके जब लाइट दिखती है, 2-3 इमेजेस एक ही चीज की दिखती हैं, तो साइंटिस्टों को पता चल जाता है वहां कोई बहुत हैवी बॉडी है। समझ गए। ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया। उत्तर दीजिएगा और सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अच्छा लगा या नहीं ये बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा बिंदास बोलने का, तो मैं इसके आगे फिर मूवी एनालिसिस साइंस का नहीं लूंगा, लेकिन नहीं तो फिर कभी और 15-20 सेशन बाद अगला भी ले सकता हूं। तो इंटरस्टेलर मूवी अपने आप में एक अद्भुत मूवी है। इसको आप जरूर देखिएगा। पहले देखिए, कोई बात नहीं, अब इस सेशन के बाद फिर से देखिएगा। मैंने आज एग्जाम के हिसाब से बताई। किसी दिन अगर मैं अलग से लूंगा नॉन एग्जाम ओरिएंटेड, तब मैं इसके अंदर के बहुत सारे दूसरे एडवेंचरस, रोमांटिक, ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड एंगल जो हैं वो भी कवर कर सकता हूं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। कल मिलेंगे भैया एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ। ये ब्लाइट फ्लाइट की बीमारी भी देख लेंगे कल। नमस्कार, जय हिंद।